Next topic is types of building as per NBC. NBC means National Building Code. ये क्या है? This NBC stands for National Building Code. National Building Code, right? तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से हमारे पास कितने 9 तरह के 9 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हैं। इन्होंने नेशनल बिल्डिंग कोड ने 9 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है बिल्डिंग को, जो ग्रुप इस तरीके से ग्रुप ए से लेके ग्रुप आई तक वेरी करता है। तो हर एक ग्रुप में क्या है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके के बिल्डिंग है, ठीक है। अलग अलग तरीके के बिल्डिंग करने वाले अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे ग्रुप 1 में रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ग्रुप ए में जो बिल्डिंग लाई करेगा दैट लाइज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहने का है कि ये किस पर्पस के लिए होगा, नॉर्मल एकोमोडेशन या फिर स्लीपिंग पर्पस के लिए बिल्डिंग होगा। बिल्डिंग प्रोवाइडेड विद स्लीपिंग एंड एकोमोडेशन फॉर नॉर्मल पर्पसेस, ठीक है। इस ग्रुप ए को भी फर्दर डिवाइड हुआ है, जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले ये 9 डिवीजन जो है, 9 डिविजन्स है, उनको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो बिल्डिंग्स होगा वो किस कैटेगरी में आता है, एजुकेशनल बिल्डिंग। मींस एजुकेशनल, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, उस तरह के जो बिल्डिंग्स होते हैं वो ग्रुप बी में लाई करते हैं। एजुकेशनल पर्पसेस फॉर मोर देन 8 आवर्स, मींस ऐसे बिल्डिंग्स जिसमें वीक में 8 घंटे से ज्यादा का यूज किस पर्पस के लिए हो रहा है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में कैसा, मींस इंस्टीट्यूशनल से क्या, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस मेडिकल अदर ट्रीटमेंट केयर, मींस मेडिकल या अदर ट्रीटमेंट केयर के लिए अगर बिल्डिंग बनाया गया है तो ये लाइक करता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग भी अलग अलग, ग्रुप सी में भी अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग है, जो कि अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप डी। ग्रुप डी में क्या है, असेंबली बिल्डिंग है, ठीक है। असेंबली बिल्डिंग में ऐसा प्लेस जहां पे लोग असेंबल होते हैं, तो वो प्लेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वर्कशिप के लिए कोई प्लेस है तो वो हो सकता है आपका असेंबली बिल्डिंग में, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, रेस्टोरेंट वगैरह होता है, वहां पे लोग असेंबल होते हैं, कोई पार्टी वगैरह करते हैं तो वहां पे भी लोग क्या, गैदरिंग होता है, तो ये क्या है, असेंबली हॉल। थिएटर हो सकता है, लोग मूवी के लिए जाते हैं तो वहां भी मास गैदरिंग होता है। तो ये जो ग्रुप डी में लाइक है असेंबली बिल्डिंग, तो वैसे प्लेसेस जहां पे लोग असेंबल होते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो वो इस ग्रुप डी में लाई कर जाता है। अब ग्रुप डी में जो है, अब इनसे इन अलग अलग बिल्डिंग पढ़ने का तात्पर्य क्या है, अलग अलग हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि जैसे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा तो वहां पे जो डिजाइन होगा वो किस तरीके से करेंगे, डिजाइन जो होगा, रेसिडेंस में सिर्फ रहना है तो वहां लोड वगैरह कम लगेगा, तो डिजाइन भी उसी तरीके से होगा। फिर जैसे असेंबली हो चुका तो वहां पे मास गैदरिंग है, मास गैदरिंग में लोड ज्यादा होगा तो उसका डिजाइन अलग तरीके से होगा। ग्रुप ई में जो बिल्डिंग लाई करेगा एज पर एनवीसी, वो क्या है, बिजनेस बिल्डिंग होगा। बिजनेस बिल्डिंग जहां पे बिजनेस पर्पस के लिए बिल्डिंग को बनाया गया, तो बिजनेस पर्पस कहां कहां हो सकता है, जैसे बार्बर शॉप, वहां पे बिजनेस हो रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, हेयर कटिंग करवा रहे हैं। फिर लंच काउंटर्स हो सकता है। इस तरीके से जहां भी बिजनेस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाया गया है तो वो किस में लाई करता है, ग्रुप ई में लाई करता है। ग्रुप एफ जो है वो मर्चेंटाइल है, जो मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स है। मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स मतलब क्या है, जहां ऑफिस, शॉप्स, स्टोर्स, मार्केट, शोरूम, इस तरीके के जहां पे स्ट्रक्चर हो, वो ग्रुप एफ में लाई करता है। नेक्स्ट इज ग्रुप जी। ग्रुप जी में कैसा है, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मींस इंडस्ट्री, जैसे स्मोक हाउस, गैस प्लांट, टेक्सटाइल मिल्स, ये सब किस में लाई करते हैं, आपके ग्रुप जी में। और ग्रुप जी कौन सा है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है। नेक्स्ट है ग्रुप एच। ग्रुप एच कैसा है, स्टोरेज है, स्टोरेज पर्पस के लिए। अब ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे हम किसी चीज को स्टोर करने के लिए अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो वो लाई करता है ग्रुप एच में। तो स्टोरेज वाले जो होंगे, अब अलग अलग, जैसे सीमेंट का स्टोरेज करना है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन अलग होता है। अगर मान लो कि फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर करना है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होगा। अगर मुझे किसी ये कोई एक्सप्लोसिव को स्टोर करना है तो उसके लिए अलग तरीके की बिल्डिंग होगी, मींस उसका कंस्ट्रक्शन अलग होगा। जैसे सीमेंट वगैरह का अगर मुझे स्टोरेज बनाना है तो वहां पे क्या होता है, एयर टाइट होना चाहिए रूम, ताकि कहीं से एयर आके मटेरियल को खराब ना कर जाए, सीमेंट वगैरह को। लेकिन इसी तरीके से अगर ग्रेन, फूड ग्रेन्स वगैरह अगर हम रखते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का भी जरूरत पड़ता है। तो इस तरीके से मींस पर्पस के हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन और डिजाइन चेंज हो जाता है।
तो जो ग्रुप एच में लाई करते हैं वो क्या होता है, स्टोरेज बिल्डिंग होता है। एंड फाइनली लास्ट वन इज ग्रुप आई, दैट इज हैजार्डस बिल्डिंग। हैजार्डस बिल्डिंग में क्या है, ऐसे एक्सप्लोसिव मटेरियल होंगे जो हैजार्डस इन नेचर होगा, तो अगर उनको स्टोर करना है तो वो किस में लाई करते हैं, ग्रुप आई में। जैसे इसमें हाईली कंबस्टेबल और एक्सप्लोसिव मटेरियल, तो इस ग्रुप आई में क्या होगा, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जहां पे स्टोर करना, अगर वैसा बिल्डिंग बनाते हैं तो वो ग्रुप आई में लाई करेगा। नेक्स्ट है, मैंने बताया कि जैसे ग्रुप इसमें एनबीसी के अकॉर्डिंग कितने 9 ग्रुप्स है बिल्डिंग्स के, तो उसमें जो ग्रुप ए और ग्रुप सी है उसके सब टाइप्स भी हैं। जैसे ग्रुप ए में आप देखोगे तो बिल्डिंग को जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 5 तक, दैट इज द सब पार्ट ऑफ ग्रुप ए। और उसी तरीके से ग्रुप सी में जो डिवीजन है, उन्होंने ग्रुप सी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, C1, C2 एंड C3। इसी तरह ग्रुप डी का डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रुप ए में देखते हैं कि किस तरह से रेसिडेंशियल बिल्डिंग को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो पहला पार्ट है दैट इज A1 और A2, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट जो होंगे, रेसिडेंट जो होंगे उस बिल्डिंग में, उसके हिसाब से A1 और A2 को डिवाइड किया गया है। जैसे A1 है, इसमें 15% से ज्यादा लोग उस रूम में या उस बिल्डिंग में एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है। जनरली क्या है, ये जो A1 है लॉजिंग और रूमिंग हाउस मींस रहने के लिए, दूसरों किराए पर देने के लिए इस तरह के रूम है जिसमें नॉट मोर देन 15% होना चाहिए। और A2 में जो है, A2 टाइप बिल्डिंग जो है वो नॉट मोर देन 20%, ठीक है। A3, A4 एंड A5 ये सारे मतलब किस पर्पस के लिए, ये इसमें रेसिडेंशियल पार्ट भी हो सकता है किसी किसी। जैसे A2 जो है, A2 टाइप बिल्डिंग, वो जॉइंट फैमिली जहां पे होता है, जहां पे 2 या 2 से अधिक फैमिली साथ में रहते हैं, तो वहां पे ये नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट जो है इट विल रीच अप टू 20% और या उससे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो A1, A2 जो रेसिडेंशियल टाइप बिल्डिंग है, बट A3, A4 एंड A5 जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल पर्पस के लिए है, मींस रहने के लिए ही, बट कमर्शियल पर्पस। जैसे A3 जो है वो डॉर्मेट्रीज के लिए है, डॉर्मेट्रीज फॉर ग्रुप स्लीपिंग एकोमोडेशन। जैसे कई बार आप जाते हो गए इसमें होटल वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है, 2-3 टाइप के रूम रहते हैं, एक रहेगा एसी, नॉन एसी और तीसरा रहेगा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री में क्या होगा, एक लाइन से बेड लगे होते हैं और वो सारे लोगों के लिए एक ही रूम कॉमन रूम होता है, हॉल टाइप होता है। तो ये डॉर्मेट्रीज जो लाई करता है, इट लाइज इन ग्रुप ए एंड इट इज सब पार्ट ऑफ ए का सब पार्ट है A3 और यहाँ पे क्या है, डॉर्मेट्रीज अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट है A4 टाइप जो बिल्डिंग है वो कैसा है, अपार्टमेंट होगा, और A5 जो है होटल। तो इस तरीके से आप देखोगे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। A1, A2 जो होगा रेसिडेंशियल पर्पस के होगा, और A3, A4, A5 जो होगा कमर्शियल पर्पस के लिए होगा। याद रखना, A3 डॉर्मेट्रीज और A अपार्टमेंट, उसके बाद A5 जो है वो होटल के लिए है, ठीक है। अब ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी जो बिल्डिंग है इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला जो है C1 वो हॉस्पिटल्स है, C2 जो है कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन जैसे ऑर्फनेज हाउस जो है, जहां अनाथाश्रम जैसे होता है, वो इसमें आ जाता है। अनाथाश्रम और जो वृद्धा आश्रम होता है, ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, वो किस में आते हैं, C2 में लाई करते हैं। एंड C3 जो है वो क्या है, पेनल इंस्टीट्यूशन, मींस जहां पे लोगों को पेनलाइज किया जाता है, जैसे जेल जैसे इंस्टीट्यूशन हो गए, वो जेल जैसा स्ट्रक्चर हो चुका, वो क्या है, C3 के अंदर लाई करता है। तो इस तरीके से आपका जो बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन है एज पर एनबीसी यहाँ पे ओवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग, मींस बिल्डिंग बनाने के लिए, जब बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हो तो क्या क्या कंसीडरेशन करना चाहिए। बहुत सारे कंसीडरेशन हैं, जनरली हम 5 टाइप के कंसीडरेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो यह है कि पर्पस क्या है। पर्पस, जैसे आप किस तरह के बिल्डिंग बना रहे हो उसका पर्पस क्या है। जैसे स्कूल बना रहे हो तो उसका पर्पस अलग होगा, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हो तो उसका पर्पस, या मेडिकल बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका पर्पस अलग है। मींस किस पर्पस के लिए आप बिल्डिंग बना रहे हो उसके हिसाब से ही आपके बाकी चीजें मैटर करेगा। जैसे मान लो कि मैं एक अपने लिए रहने के लिए घर बना रहा हूं, तो मैं ये देखूंगा कि घर के आसपास जैसे बेसिक जो फैसिलिटीज, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल है ना, मार्केट, ये सब सामने सामने हो। तो उसी तरीके से कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो शहर से थोड़ा दूर हो और शांत, मींस पीस इन्वायरमेंट हो वहां पे। तो इस तरीके से पर्पस के हिसाब से साइट का सिलेक्शन होता है। मींस साइट सिलेक्शन करने से पहले हम देखते हैं किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। दूसरा है फुल्ली डेवलप्ड, मींस जो बिल्डिंग बना रहे हो वो फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन है कि नहीं,
ठीक है। फिर थर्ड है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज जैसे मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन हो गया, पेट्रोल पंप हो चुका, स्कूल हो चुका, मार्केट हो चुका, ये सब जो कम्युनिटी सर्विसेज चीजें हैं वो आसपास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो ये चार पांच क्राइटेरिया आपको ध्यान देना होगा। फोर्थ है शेप ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का शेप कैसा है? अगर इरेगुलर शेप होगा, मान लो कि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर इरेगुलर शेप होगा तो वो सही नहीं है, जबकि कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। फिफ्थ वन इज गुड ड्रेनेज ऑफ रेनफॉल। मीन्स जिस लोकेलिटी में बना रहे हो वहां पे रेनफॉल जो हो रहा है उसको ड्रेन करने के लिए या फ्लो होने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो कि जो वाटरफॉल हो रहा है वो अगर वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है तो इससे क्या होगा? मॉस्किटोज वगैरह ब्रीड करेगा, जो कि लॉन्ग रन में क्या होगा? बीमारी देके जाएगा। तो ये चार पांच कंडीशन थे किसके लिए? सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल 1 का, कंपोनेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के कंपोनेंट क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसके दो ही तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फाउंडेशन। अगर इन जनरल बात करूं तो फाउंडेशन होता है, फिर सब स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। लेकिन बिल्डिंग की बात करें तो फाउंडेशन है, प्लिंथ है और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर है। बाकी स्ट्रक्चरों में प्लिंथ के जगह पे क्या आ जाता है? सब स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अब देखो फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर ये तीनों है क्या? फाउंडेशन जो है आपके जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो स्ट्रक्चर लाई करता है, दैट कम्स अंडर फाउंडेशन। प्लिंथ जो है वो ग्राउंड सरफेस से लेके फ्लोर लेवल तक जो स्ट्रक्चर होगा दैट कम्स अंडर प्लिंथ। एंड सुपर स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल से जितने भी ऊपर के स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है आपका? सुपर स्ट्रक्चर। तो देखो इसको, ठीक है। ये मान लो कि ग्राउंड लेवल है, ये सपोज करो दिस वन इज द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल तो इसके नीचे जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पार्ट जो है क्या है? फाउंडेशन है। ग्राउंड लेवल की जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसे हमने क्या कहा? फाउंडेशन। ठीक है। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट जो है आपका प्लिंथ। तो प्लिंथ क्या है? ग्राउंड लेवल से ऊपर और यहां पे जो फ्लोर होगा वहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है दैट कम्स अंडर ये जो पार्ट है ग्राउंड लेवल और फ्लोर। मींस यहां से अब बिल्डिंग जनरली क्या होगा? ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका, ये यहां से यहां तक ये प्लिंथ हो जाएगा और ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? अगर बिल्डिंग की बात करूं तो इसमें सुपर स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा? वॉल हो जाएगा, घर का जो वॉल होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीम हो जाएगा। पैरापेट वॉल। तो ये सारे जो पार्ट है वो किस में आ जाता है? सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो अब देखो वॉल आपको पता है, कॉलम क्या है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जहां पे कंप्रेसिव लोड लगता है। मींस इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जहां पे कंप्रेशन लोड जो होगा वो कंप्रेशन में करेगा। बीम है उसके पर जहां पे वॉल में जहां पे ओपनिंग होता है, जैसे कोई डोर है, उस डोर के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाता है? ये लिंटल प्रोवाइड किया जाता है शियर को रेसिस्ट करने के लिए। फिर पैरापेट वॉल, आप जो रूफ होता है, रूफ के ऊपर जो बाउंड्री वॉल होता है दैट वॉल इज कॉल्ड पैरापेट वॉल। ठीक है। रूफ और फ्लोर में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो ये है फ्लोर है और मेरे ऊपर क्या है? रूफ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंपोनेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ओवर जाता है। अगर मैं इन जनरल अदर स्ट्रक्चर के लिए बात करूं तो सेम यही चीज क्या होता है? प्लिंथ के जगह पे आपका क्या होता है? सब स्ट्रक्चर होता है और बाकी सुपर स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेवेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। आपको पता है
कि किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंस ये है कि ऐसी सर्विसेज़ जो कि कम्युनिटी एंड सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है? The infrastructural development involves fundamental structure, ऐसे structure that are required for the functioning of community and society. Community and society के function के लिए जो भी जरूरत के स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ही क्या कहलाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कंट्री के प्रोग्रेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि कंट्री के प्रोग्रेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे स्ट्रक्चर जो कि आपके जो सोसाइटी है उनकी प्रोग्रेस के लिए स्ट्रक्चर जो जरूरी है वैसे स्ट्रक्चर का होना ही क्या कहता है? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इसमें क्या है? कैसे कैसे स्ट्रक्चर कंट्री के प्रोग्रेस में आपका रोल प्ले करता है? जैसे रोड हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सीवर्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सारे जो इस तरह के स्ट्रक्चर है जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, प्लस में सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए भी ऐसे स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है? अब देखो जो सिविल इंजीनियर है उसका क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में? मींस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है? पहला तो यह है कि प्लानिंग ऑफ टाउन। मींस किसी भी टाउन को प्लान करने के लिए मींस सिविल इंजीनियर क्या करता है? एक टाउन को प्लान करता है। टाउन को प्लान करने का मतलब यह है कि सिर्फ घर बना देना ही मींस टाउन एक किसी एक प्लेस में सिर्फ घर बना देने से हमारी सारी जरूरतें पूरा नहीं हो जाती है। घर बनाने के अलावा हमें क्या होगा? वाटर सप्लाई का कनेक्शन, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन जो भी बेसिक वो रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, गैस सप्लाई हो चुका। ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? एक टाउन को डेवलप कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ जो है वो बेस्ट एग्जांपल है टाउन प्लानिंग का। तो ये जो चंडीगढ़ है ये बहुत ही प्लांट सिटी में आता है अपने इंडिया में। प्लांट सिटी में कुछ ही ऐसे सिटीज हैं जो प्लांट सिटी है जिसमें मेन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप देखोगे तो सिटी एकदम क्या है? वेल प्लान्ड है। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसे वैसे है। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया है। तो वहां जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। इसके कंपैरिजन में जैसे कोई भी सिटी लो जो हैपेचर्ड वे में ग्रो किया है, रैंडम मींस किसी ने यहाँ घर बना लिया, किसी ने वहां घर बना लिया, तो वैसे सिटी में हर एक चीज को पहुंचा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर सिटी प्लांट वे में हो तो हमें क्या है? जैसे एक लाइन में अगर सारे घर हो तो उसमें क्या होता है? सारी चीजों को जो वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और या पर गैस पाइपलाइन, ये सारा कुछ आसानी से प्रोवाइड किया जाता है अगर प्लांट वे में अगर हमने ये घर को बनाया है तो ये होता है क्या? प्लानिंग ऑफ टाउन। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो सिविल इंजीनियरिंग का रोल है उसमें पहला है प्लानिंग ऑफ टाउन। वो टाउन को किस तरीके से प्लान करता है, प्लान मींस टाउन को प्लान किस तरह से करेगा ताकि सारी जरूरत की चीजें वहां पे फुलफिल किया जा सकते हैं। दूसरा होता है कि अभी देख लो कि एक सिविल इंजीनियरिंग पे एक अलग तरह का प्रेशर है। किस तरह का प्रेशर है? कि जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सिटी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अ, ये हो गया जैसे दिल्ली था, दिल्ली एक रीजन में था। अब धीरे धीरे क्या है? एनसीआर एनसीआर रीजन हम बोलने लगे हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा यूपी का जो कुछ पार्ट है, नोएडा ग्रेटर नोएडा यूपी का पार्ट है, लेकिन ये भी क्या है? दिल्ली के रीजन में काउंट होने लगा। वहां पे भी आप देखोगे कि मेट्रो वगैरह कनेक्टिविटी होने लगा। तो क्या था? दिल्ली एक जगह था जहां पे चीजें बहुत रैपिडली ग्रो किया। ठीक है, रैपिडली ग्रो होने की वजह से और जैसे वहाँ इंडस्ट्री हो गया या इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो भी है वहां पे एस्टेब्लिश हुआ, तो वहां पे वर्कर काम करेंगे या लोग जो एम्प्लॉय है वहां जाएंगे। तो एम्प्लॉय के दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं है, तो दिल्ली के बाहर वाले रीजन में हमने लोगों को एस्टेब्लिश करना शुरू किया और इस तरीके से सिटी का जो दायरा है वो बढ़ता चला गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, तो ये अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या हो चुका कि अब जैसे दिल्ली का रीजन एनसीआर रीजन तक पहुंच चुका। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि लैंड का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लैंड के कॉस्ट इंक्रीज होने से दो प्रॉब्लम है। एक तो वैसे लैंड पे जिसका कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है तो वहां पे घर बनाना क्या होता है? बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग के पास क्या चैलेंजेस हैं कि कम
जगह उतना ही है, अब उसी पे बहुत लोगों को रहना है। तो अब जो सिटीज है वो वर्टिकली ग्रो कर, वर्टिकल ग्रो करने का मतलब ये है कि पहले देखो कि पहले के जो स्ट्रक्चर थे 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग होते हैं, अब 10 स्टोरी 15 स्टोरी इस तरीके से G+15 का कंस्ट्रक्शन होने लगा। तो सिटी का वर्टिकली राइज करने का मतलब ये है कि एक ही उतने ही कम स्पेस, क्योंकि लैंड का कॉस्ट बढ़ चुका है अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से लैंड का कॉस्ट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, कम स्पेस में ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना है। तो ज्यादा लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जा सकता है कि उतने ही प्लेस में हमारे जो स्टोरी मीन्स बिल्डिंग का जो वो है, एक स्टोरी अगर 4 स्टोरी तक था तो उसको 10 20 इस तरीके से हमने वर्टिकली राइज किया। अब उतने ही प्लेस पे ज्यादा लोग रह सकते हैं, जिससे क्या होगा, कम प्लेसेस में ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। तो वर्टिकल ग्रोथ इन सिटीज। और लेकिन ये तो प्रॉब्लम हुआ, जिस तरीके से सिटीज में लैंड का प्राइस बढ़ रहा है, उसी तरीके से गांव में भी लैंड का प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो ज्यादा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो ज्यादा लोगों को तो मीन्स लैंड पे जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से उसका कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। तो सिटीज में कुछ अलग चैलेंजेस हैं और विलेज में कुछ अलग चैलेंजेस हैं। विलेज में क्या प्रॉब्लम है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऐसे लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना है जिसमें क्या हो, जैसे यहाँ पे था वर्टिकल ग्रोथ इन सिटीज, तो वहां पे तो हमने कम स्पेस में ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर दिया। लेकिन विलेजेस में क्या चैलेंजेस है कि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम है, या सोर्स ऑफ इनकम है भी तो वो इनकम जो है बहुत ही कम है। तो उस केसेस में सारे लोगों के पास घर हो, इसके लिए हमें क्या करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग या लो कॉस्ट हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये भी क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लो कॉस्ट हाउसिंग बनाया जाए या कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है। और इन दोनों डिमांड को, जो वर्टिकल ग्रोथ इन सिटीज है एंड लो कॉस्ट हाउसिंग इन विलेजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड, इसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। हमारा जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है या बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज है, किस तरीके से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हमारा चेंज करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मटेरियल जो है वो अब हम बहुत लार्ज स्केल पे मटेरियल, जो पहले ब्रिक्स यूज होता था तो अभी हम फ्लाई एस ब्रिक यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगर किसी ब्रिक का, जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स है उनका कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, तो हो सकता है फ्लाई एस ब्रिक का कॉस्ट जो है 6 रुपीज हो। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट में रिडक्शन आया, कॉस्ट में रिडक्शन आया तो हम ये जैसे मैंने बताया कि लो कॉस्ट हाउसिंग इन विलेज, तो ऐसे विलेजेस में जो इस लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो मटेरियल के प्राइस को रिड्यूस करके ही हम चीजों को अप्रोच कर सकते हैं, या उस जो एम है हमारा, जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज एंड सोफिस्टिकेट, जैसे बड़े बड़े जो ये जो मैंने बताया वर्टिकल ग्रोथ, बड़े बड़े बिल्डिंग का जो डिजाइन है उसके लिए हमारे पास सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करने की जरूरत, सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस है। पहले मैनुअली हो जाता था, लेकिन आज जो है हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है ताकि जो स्ट्रक्चर है उनका डिजाइन कर सके। और दूसरा क्या है, जो मटेरियल जो है, मटेरियल में भी हमने लार्ज स्केल पे चेंजेस लाया है, जिससे क्या हो, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे बैम्बू जो है, बैम्बू का यूज करके, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाओगे तो वहां पे क्या है कि आप जैसे यहाँ पे आप बिल्डिंग ये प्लेन रीजन में आप जो भी हाउस देखोगे, घर देखोगे, वो क्या है, मींस ब्रिक और ये आरसीसी का यूज करके, कंक्रीट का यूज करके घर हुआ है। लेकिन आप हिली रीजन में चले जाओ तो वहां आज भी जो है, एक तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे बैम्बू हो गया, टिम्बर हो गया, इन सब का यूज करते हैं। दूसरा कि बैम्बू बैम्बू का प्राइस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, जिससे कॉस्ट ऑफ हाउसिंग भी लो हो जाता है। तो बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट भी बैम्बू पे काम कर रही है, जिससे बम्बू को भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का दर्जा दिया जा सके, और इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और हम जो ये जो टारगेट है अफोर्डेबल हाउसिंग या लो कॉस्ट हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम ये सभी के लिए साकार कर सके या इजिली प्रोवाइड कर सके। जैसे बैम्बू को पहले इसमें कटिंग करने के कुछ रिस्ट्रिक्शन था, जिसको गवर्नमेंट ने अभी लिफ्ट कर लिया है। अब बम्बू कोई भी प्लांट कर सकता है, कोई भी उसको इजिली बिना परमिशन के कट कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एनजीओ हैं जो इस पे काम कर रही है लो कॉस्ट हाउसिंग पे। नेक्स्ट है वेरियस वाटर रिसोर्सेस। अब देखो नेक्स्ट जो चैलेंजेस है सिविल या नेक्स्ट जो रोल है सिविल इंजीनियरिंग के पास, चैलेंजेस है
तो उस चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल इंजीनियर की। तो जो नेक्स्ट चैलेंजेस है वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। वाटर की रिक्वायरमेंट को जैसे वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर जो है जैसे रेन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, आइस से भी हम वाटर ले सकते हैं। तो ये जो वेरियस फॉर्म ऑफ वाटर है उसको यूज करके किस तरीके से जो सिटीज में डिमांड है और जो विलेज में डिमांड है इन दोनों को फुलफिल किया जाए। तो एक सिविल इंजीनियरिंग होने के नाते जो सिविल इंजीनियर का रोल है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वो है वाटर रिसोर्सेस, वाटर को प्रॉपर्ली मैनेज करना और जो वाटर की स्कैरसिटी है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है और वाटर जो है सारे लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए। तो जो सिटीज में वाटर का रिक्वायरमेंट है वो किस लिए है, जैसे जनरल यूजेस के लिए तो वाटर है ही, इसके अलावा आप जैसे सिटीज में जाओगे तो पर कैपिटा जो कंजप्शन है वाटर का वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विलेज। तो विलेजेस में क्या होता है वाटर का कंजप्शन कम होता है सिटीज के कंपैरिजन में। सिटीज में आपको गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए यूज होता है, घर को क्लीन करने के लिए यूज होता है, तो उस केसेस से वाटर कंजप्शन इंक्रीज होता है। तो सिटीज में जो सिविल इंजीनियरिंग का पास चैलेंजेस है वो क्या है, क्लीन वाटर सारे घर तक प्रोवाइड कराना और दूसरा जो है वाटर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। लेकिन विलेजेस में जो है वाटर का रिक्वायरमेंट इन सब के अलावा एक जो प्राइम उनकी प्रायोरिटी है वो है इरिगेशन। क्योंकि विलेजेस में मोस्ट ऑफ द आज भी इंडिया में बहुत लोग मेनली 70% लोग आज भी क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो विलेजेस खेत कहाँ होगा, विलेजेस में। तो विलेजेस में जो खेत कृषि हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, उसके लिए हमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट है इरिगेशन पर्पज के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियर के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए वाटर के टर्म में दो चैलेंजेस है। एक तो ये है कि विलेज में इरिगेशन पर्पज के लिए वाटर पहुंचाया जाए और दूसरा सिटीज में वाटर कंजप्शन मींस ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो दोनों की इसमें सिटीज और विलेज में दोनों के यहाँ ये जो रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस अलग अलग है। जैसे सिटीज में देखोगे मेनली जो है आपका ह्यूमन मूवमेंट के लिए आपका रोड का कंस्ट्रक्शन है, ह्यूमन मूवमेंट प्लस में गुड्स या सर्विसेज के लिए जनरली आपका रोड कंस्ट्रक्शन, रोड का डेवलपमेंट या रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो पर्पस है वहां पे ये है। विलेजेस में रोड का क्या है, कनेक्टिविटी, जैसे रोड से एग्रीकल्चर हो रहा है तो जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर से उसको सिटीज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या रोड चाहिए। जैसे मिल्क है, मिल्क गांव में लोग गाय पालते हैं तो मिल्क जो है उसको सिटीज तक पहुंचाना है तो उसके लिए रोड का जरूरत है। प्लस में वेजिटेबल्स जो है वो डेली बेसिस पे ग्रो करता है और उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद सिटी तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका रोड होना जरूरी है। सिटीज रोड है, ये जो गुड्स ये जो इनको अलग अलग लोकेशन तक पहुंचाने के लिए आपके पास रोड होना चाहिए। ठीक है। तो ये सिटीज और विलेज में रोड्स का पर्पस है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पोल्यूशन। जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो यही है, कंट्रोलिंग पोल्यूशन। क्योंकि आज कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होता है तो पहला जो टर्म आता है दैट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट ग्लोबल, ये ग्लोबल वार्मिंग और इन सब पे बहुत लार्ज स्केल पे डिस्कशन होने लगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो अगला रोल है वो क्या है, कंट्रोलिंग पोल्यूशन। पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखो पोल्यूशन जो है अलग अलग, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये तीनों तरीके के पोल्यूशन है। अब इस पोल्यूशन को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, ये सिविल इंजीनियरिंग का रोल। जैसे एयर में जैसे इंडस्ट्रीज है तो वहां पे क्या है, जैसे चिमनी हो चुका, ठीक है। चिमनी में क्या है, चिमनी में ब्रिक जो चिमनी है तो वहां पे क्या है, ब्रिक को हीट करने के लिए लार्ज स्केल में क्या होता है आपका ये फ्यूल का बर्निंग होता है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे आपका स्मोक जो है एयर में डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से एयर का पोल्यूशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ने से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डिमांड बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा। मान लो कि एग्जांपल के मैंने ब्रिक लिया तो ब्रिक का डिमांड बढ़ रहा है, ब्रिक का डिमांड कैसे फुलफिल होगा, लार्ज स्केल पे ब्रिक बना के। और कैसे बनाया जाएगा, वही प्रोसेस जो है आपका हीट करने का क्या होगा, जो फ्यूल कोल वगैरह बर्न करता है या जो भी फ्यूल आप बर्न करते हो उससे स्मोक प्रोड्यूस होगा तो एयर पॉल्यूट होगा। तो ये इस तरीके से पॉल्यूशन होता है। या फिर अलग अलग कोई भी फैक्ट्री ले लो, वहां पे जो भी फ्यूल बर्न होता है तो वहां पे क्या है, एयर फाइनली एयर में लार्ज अमाउंट में स्मोक डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। पोल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, अब जो स्मोक है उसमें अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग टाइप के केमिकल्स एयर में डिस्चार्ज, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया।
तो ये सब एयर में कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे प्रॉब्लम क्या है कि ये सब डिस्चार्ज होने से पहला तो ग्रीन हाउस से अगर डिस्चार्ज होता है तो जो अर्थ का टेम्परेचर है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो पोलर आइसेस है, जो बर्फ है वो पिघलेगा, पिघलेगा तो क्या होगा, जो सी का लेवल है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि सी का जो अगर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, लेवल राइज करता है, तो वो जो कोस्टल एरियाज में लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सबमर्ज हो जाएंगे। तो एक ये तो हुआ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये अगर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये सब अगर एयर में डिस्चार्ज होते हैं फैक्ट्री या कहीं से, तो इससे क्या होगा, जब रेनफॉल होता है तो रेन के साथ ये सब केमिकल कांटेक्ट में आने से ये क्या होता है, एसिडिक रेन होता है। एसिडिक रेन होने से क्या होगा, एक तो अगर ह्यूमन बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उनको स्किन डिजीज होगा। दूसरा, ये जो रेनफॉल है एसिडिक होने की वजह से क्या होगा कि जो क्रॉप है, क्रॉप में अगर ये एसिडिक रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से क्रॉप पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा ये है कि ये जो एसिड रेनफॉल हुआ वो ओवरफ्लो होके फाइनली कहाँ मिलेगा, रिवर में मिलेगा। रिवर में मिलेगा तो एसिडिक रेन रिवर में डिस्चार्ज होता है तो एक्विटिक जो लाइफ है उसमें, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, टॉर्टोइज हो गया, जो भी है इस तरह के एक्विटिक लाइफ है वो भी डेंजर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक होने की वजह से वो क्या हो रहा है, उनकी मरने की संख्या रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो एक पूरा साइकिल है जिसकी वजह से अगर एक चीज कहीं भी इम्बैलेंस होता है तो टोटल का टोटल जो साइकिल है वो हैम्पर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें कंट्रोलिंग पोल्यूशन में जैसे एयर बताया। दूसरा वाटर पोल्यूशन, जैसे लेदर इंडस्ट्री देख लो, ये आगरा वाले रीजन में, वहां पे देखोगे यमुना जो है, उत्तराखंड में जो यमुनोत्री बहती है वो वो क्या है, क्लीन है। लेकिन जैसे ये रीजन कानपुर और आगरा में आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा जो डिस्चार्ज है लिक्विड फॉर्म में वो कंटिन्यूसली रिवर में डिस्चार्ज है। यमुना दिल्ली में आते आते बिल्कुल नाला का रूप ले लेता है और वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है यमुना। तो वो क्या है, वाटर पोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब वाटर पोल्यूशन हुआ तो रिवर पूरा डिस्चार्ज, ये रिवर पूरा क्या होगा, ब्लैक। अब ब्लैक होने की वजह से क्या हुआ, जो एक्वेटिक लाइफ है वो मर रहा है। प्लस में अगर इस वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होगा तो होगा उसमें जो पॉइजनस मटेरियल है वो प्लांट में जाएगा। प्लांट या क्रॉप जो भी हम ग्रो कर रहे हैं इस वाटर का यूज करके, अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं तो हमें फिर क्या होगा, बीमारी होगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल है कि किस तरीके से अगर हमने एक जगह इम्बैलेंस क्रिएट किया तो पूरा ह्यूमन जो है वो डेंजर में आ जाता है। थर्ड है लैंड पोल्यूशन। अब जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है घरों से, फैक्ट्री से, जहां से भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लैंड पे डिस्चार्ज करते हैं। तो लैंड पे डिस्चार्ज करने से दूसरा क्या है, वो जो कैटल वगैरह है उस पे फीड करने लगते हैं, फ्लाइज वगैरह ग्रो करने लगता है, मॉस्किटोज ग्रो करने लगता है। फाइनली इससे रिलेटेड जैसे मॉस्किटो ग्रोज किया तो फिर जो ह्यूमन उसके आसपास रहेंगे उनका लाइफ डेंजर, अलग अलग तरह की बीमारी होगा। इसका अलग जो गलत इफेक्ट है वो क्या है कि वाटर अगर रेनफॉल होता है तो ये जो वेस्ट है उस वेस्ट से पेनिट्रेट करता हुआ वो ग्राउंड वाटर में जाके मिलेगा। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने से क्या होगा कि इस ग्राउंड वाटर का आप जो भी यूज कर रहे हो, जैसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए या फिर इरिगेशन पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो इसमें क्या होता है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे कचरे का ढेर है, वाटरफॉल हुआ, इसे पेनिट्रेट करते हुआ ग्राउंड में जाके मिला, ग्राउंड वाटर का पार्ट बन, ग्राउंड वाटर को करके अगर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसमें जो आपका ये जो इम्प्योरिटीज या जो पॉइजन सब्सटेंस उसमें मिला है उसको अगर हम ड्रिंक करते हैं तो का बीमारी होगा। अगर इससे इरिगेशन ये जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर है, अगर इसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो सेम प्रॉब्लम है। इरिगेशन पर्पस में भी क्या होगा कि जिस क्रॉप की यूज करेंगे एक तो उसका क्रॉप यील्ड कम हो सकता है, दूसरा कि ये हमारे फूड चेन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये जो आपका वेस्ट की वजह से जो पॉइजन सब्सटेंसेस है वो हमारे फूड चेन में इंक्लूड होने से फिर वही बीमारी का। तो इस तरीके से ये जो सॉलिड वेस्ट है उसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन है। दूसरा है न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वहां पे भी सॉलिड वेस्ट है तो उसको भी डंप करने के लिए अलग तरीके से गाइडलाइंस है। तो उसको हम क्या करते हैं, सी वाटर में बहुत ही डीप जाके उसको डिस्चार्ज करते हैं साइलोस वगैरह में बंद करके। तो ये जो इस तरह के चैलेंजेस है, आपका चैलेंजेस जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसको टैकल करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए सिविल इंजीनियर के पास ये सब सारे रोल है, जिसमें मेन मैंने बताया कंट्रोलिंग पोल्यूशन, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के पास है। नेक्स्ट आता है इसी टॉपिक के अंदर
ऑपरेशनल मैनेजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है थ्री एस्पेक्ट्स कि ऑपरेशन मींस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, जैसे मैंने बताया शुरू में ही, रोड, वाटर सप्लाई, सीवर्स, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने सोसाइटी के लिए, तो उसके तीन एस्पेक्ट्स है कि वो तीन एस्पेक्ट्स क्या है, क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम। पहला तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने उसकी क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी कहने का सेंस क्या है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सपोज 20 साल 30 साल जितने पीरियड के लिए डिजाइन किया हमने, उतने पीरियड तक वो सर्विसेबल होना चाहिए और उसका क्वालिटी डिग्रेड नहीं होना चाहिए। पता चला एक ब्रिज डिजाइन किया और एक साल बाद वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, उसमें लार्ज अमाउंट में डिफ्लेक्शन, इस तरीके से डिफ्लेक्शन, अगर ब्रिज ऐसा था इस तरीके से, तो ये क्या हो, डिफ्लेक्ट होके इस तरीके से होगा। अब क्या है, लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा कि अभी ब्रिज गिरने वाला है। तो क्वालिटी, और दूसरे क्या है, मटेरियल हम यूज कर रहे हैं से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, उसकी क्वालिटी बेटर हो, डिजाइनिंग प्रॉपर तरीके से हो, ताकि लॉन्ग रन में जितने साल के डिजाइन हो उसको हम सर्विस भी में ले सकें। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट। अब ऐसा ना हो कि अनइकोनॉमिकल डिजाइन भी होता है। अनइकोनॉमिकल डिजाइन, जरूरत से ज्यादा हम मटेरियल यूज किए, जैसे रेनफोर्समेंट की बात करें कि अगर मान लो किसी बीम में 4 रेनफोर्समेंट की जरूरत है तो हमने 10 यूज कर लिया, क्यों, ताकि ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए, जो कि इररिलेवेंट है, इलॉजिकल है। ज्यादा रेनफोर्समेंट यूज करना भी स्ट्रक्चर के लिए हानिकारक है, जो कि आप आरसीसी में पढ़े होंगे कि ओवर रेनफोर्समेंट से क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा क्या है, क्वालिटी हो, कॉस्ट कॉस्ट तरह से ऑप्टिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल यूज करें और कॉस्ट कटिंग करें, जैसे अनवांटेड रिसोर्सेज का यूज ना करें। जैसे मान लो कि किसी सॉइल एक्सकवेशन के लिए एक डंपर की जरूरत है तो हम 20 डंपर यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, वेस्ट है रिसोर्सेज का। इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज 4 लेबर से अगर वो काम हो सकता है, तो पता चला हमने 10 लेबर यूज कर लिया, तो इससे क्या है, अनवांटेड कॉस्ट बढ़ेगा। तो हमें कॉस्ट कटिंग करना है, क्वालिटी भी मेंटेन करना है और टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में एल के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो टाइम पे अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, अगर मान लो 2 साल के लिए प्रोजेक्ट है तो हो सकता है 3 साल लग जाए, 3 साल लग जाएगा, तो तीसरे साल में, मतलब तीसरे साल ये रन करने के लिए फिर वही ह्यूमन रिसोर्सेस, मशीनरी वगैरह सारा यूज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। तो टाइम भी एक फैक्टर है। मींस ये तीनों, क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम, ये तीनों को ध्यान में रख के आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। ये तीनों पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम।